वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। ठीक है, तो आप लोगों के कुछ बच्चों के काफ़ी कमेंट्स रहे हैं जो कि बीएससी कर रहे हैं। ठीक है, जो बीएससी कर रहे हैं उन बच्चों के कमेंट्स रहे हैं कि सर आपने फोर्सेस इन 3 डायमेंशन जो मैकेनिक्स स्टैटिक्स की सीरीज़ है, जिसमें आप वेक्टर टेक्निक पढ़ा रहे थे, जिसमें आप लाइन कोऑर्डिनेट्स पढ़ा रहे थे, जिसमें आप मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा रहे थे और जिसमें आप पॉइंट्स ऑफ रिडक्शन थ्योरम पढ़ा रहे थे। तो आपने पॉइंट्स ऑफ रिडक्शन थ्योरम तक पढ़ा दिया था, बट सर आपने आगे के टॉपिक्स कवर नहीं किए हुए हैं। सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस, रेंच, पिच और इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी मैंने नहीं करवाए थे। तो आपने कुछ ऐसा ही कमेंट्स किया है, बिल्कुल सही किया आपने कमेंट कर दिया, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि कुछ कारणों की वजह से ये सीरीज़ काफ़ी रुक गई थी और मुझे कभी दोबारा मौका भी नहीं मिला कि मैं अब इस सीरीज़ को रिकंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर मुझे मौका नहीं मिला तो मैं कुछ और पढ़ाने लग गया था। फिर मैंने कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह वहाँ पे कवर करवाया है अब मैकेनिक्स से रिलेटेड। और अभी मैं फ़िलहाल मैं ग्रुप थ्योरी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे काम कर रहा हूँ अपने चैनल पे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये करीबन मैंने 1 साल पहले शायद, ठीक है, 1 ईयर हो गए। मुझे पता है कि जो और बच्चे थे मेरे जिन्होंने ये देखा होगा 1 आध साल पहले, उनको भी थोड़ा बहुत लॉस देखना पड़ा होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ पॉइंट्स ऑफ रिडक्शन थ्योरम तक ही करवाया है। पीआरटी मैंने सिर्फ पॉइंट्स ऑफ रिडक्शन थ्योरम तक करवाया है, तो प्रॉब्लम तो हो गई थी। तो मैं भाई उन बच्चों से अगर हैं हमारे चैनल पे भी और आज ये वीडियोस देख रहे हैं तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे, छोटा भाई समझ के, क्योंकि मैं नहीं करवा पाया था तो कुछ, ठीक है, ये सीरीज़ तरीके से छूट सी गई थी। लेकिन मैंने पॉइंट्स ऑफ रिडक्शन थ्योरम जो मेरी आखिरी वीडियो थी, मैंने उसमें बोला था कि मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, बट नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो बच्चे नहीं आए हैं उनका कमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सीरियस हो जाना चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अब वाकई में इस पेंडिंग सीरीज को मैं फुल्ली कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। तो बच्चे कमेंट्स है कि सेंट्रल एक्सिस आगे कराइए, कुछ बच्चों कमेंट्स है कि आगे का पार्ट कब आएगा। ठीक है, कमेंट्स हैं, मैं कमेंट्स यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। तो कमेंट्स तो आए हैं, तो अब हम कमेंट्स आए हैं तो करवाना पड़ेगा। तो पहले तो जो 6 लेक्चर हो चुके हैं इस प्लेलिस्ट पे, जो 6 लेक्चर इस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जो अपलोडेड हैं, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार फिर से मैं जो पुराने नोट्स हैं उसी को आपको दिखा रहा हूँ। अभी तक हमने पढ़ा है स्टैटिक्स वेक्टर टेक्निक, और इसमें जो टॉपिक्स थे वो थे कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन, सेंट्रल एक्सिस थे, रेंज था, रिजल्टेंट रेंज ऑफ 2 रेंज था, 2 रेंजेस का रिजल्टेंट निकालना था। तो मैंने लाइन कोऑर्डिनेट पढ़ाया था, आप देख सकते हैं। लाइन कोऑर्डिनेट के लिए मैंने क्या बताया था कि एल, अभी आपका ये हो रहा है एक तरीके से रिवीजन, अभी तक आपका हो रहा है। अभी मैं जो आज की जो स्पेशल वीडियो है, मैं आपको पहले रिवीजन करवा देता हूँ, आपका रिवाइज करवा देता हूँ। यानी अगर कुछ पुराने बच्चे हैं जो अभी अभी आए हैं, उनको तो 3 महीना हो गया है, लेकिन अब उनको एग्ज़ाम वगैरह हो सकता है आए, ठीक है, तो वो रिवाइज कर लें, ताकि आगे जो है और टॉपिक्स मैं अभी अपलोड करूँगा तो उसको भी आप रिवाइज करते हुए देख लें। पहले बाकी जो मैंने काफ़ी, मेरा भाई साहब 1 साल हो गया है तो मुझे भी दोबारा देखना पड़ रहा है, तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने क्या बताया था। ठीक है, तो लेट एल बी अ लाइन एंड ई कैप, और जो नए बच्चे हैं वो 6 लेक्चर के बाद, अगर उनको 6 लेक्चर पूरे अच्छे समझ में आ गए हैं तो वो जो है, ये तो 7वां लेक्चर है, 8वें लेक्चर का वेट करें, क्योंकि 8वें लेक्चर से हम सेंट्रल एक्सिस पढ़ाएंगे। तो आज हम सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं पॉइंट्स ऑफ रिडक्शन थ्योरम तक, ताकि जो जो पढ़ रखा है ये बारी हम लोग रिवाइज कर। क्लियर है? एनी डाउट अभी तक किसी को? ठीक है, तो करते हैं रिवीजन। लेट एल बी अ लाइन एंड ई कैप, तो मैंने कहा था कि एक लाइन है, उस लाइन पे एक यूनिट वेक्टर ई कैप लोकलाइज्ड है वगैरह वगैरह। तो और उसके बाद कुछ फोटो परपेंडिकुलर माना था, फिर एक ए वेक्टर को कंसिडर किया था, पी क्रॉस ई करके आया था। ई कैप आपका पी वेक्टर के परपेंडिकुलर था, ए वेक्टर आपका दोनों पे परपेंडिकुलर था, पी पे ई पे भी। और फिर मैंने कहा था कि इसी ई कैप और ए को हम बोलेंगे लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन एल। फिर हमने लाइन के इक्वेशन को यहाँ पे कंसिडर किया था, आर इज इक्वल टू पी प्लस लेमडा ई। फिर यहाँ से ई पे तो कुछ कर सकते नहीं है, लेमडा कॉन्स्टेंट ही है। फिर हमने सोचा कि हम पी को निकालते हैं। तो पी को कैसे निकाला था हमने, यहाँ पे ए है इज इक्वल टू पी क्रॉस ई है, दोनों तरफ हमने ई कैप से क्रॉस प्रोडक्ट लिया था,
दोनों तरफ हमने ई कैप से क्रॉस प्रोडक्ट लिया था। आइए दिखाते हैं कैसे लिया था। से दोनों तरफ हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया था ई का। फिर सोल्व करते हुए पी वेक्टर हमारे पास आ गया था, और पी वेक्टर आया क्या था, ई कैप क्रॉस ए। तो पी वेक्टर आया था ई कैप क्रॉस ए। इसी पी वेक्टर की वैल्यू हमने अपनी इक्वेशन में रख दी, तो आर इज इक्वल टू हो गया ई कैप क्रॉस ए वेक्टर प्लस लैम्डा ई कैप, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो ये लाइन की इक्वेशन थी, और इसके लाइन कोऑर्डिनेट क्या थे, इसके लाइन कोऑर्डिनेट क्या थे बच्चों बताइए, जो पढ़ रहे हैं बताएंगे कमेंट करके कि लाइन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ई कैप कॉमा ए वेक्टर, आपको आंसर देना होता है ई कैप कॉमा ए वेक्टर। फिर मैंने बताया था कि लाइन कोऑर्डिनेट हमें इस लाइन के पता चल गए। लाइन कौन सी थी, एल लाइन थी, जिसपे एक यूनिट वेक्टर ई कैप लोकलाइज है। अब मैंने कहा कि हमें एक और लाइन का लाइन कोऑर्डिनेट निकालना है, और वो लाइन है आर इज इक्वल टू सी प्लस टी डी। और ये जो लाइन है तो इसका हमें क्या निकालना है, लाइन कोऑर्डिनेट निकालना है। तो माना कि जो लाइन एल थी उसका लाइन कोऑर्डिनेट ये है, तो आर इज इक्वल टू सी प्लस टी डी हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। तो मान लिया कि अब इस लाइन का भी लाइन कोऑर्डिनेट क्या होगा, कुछ यही होगा, ई कैप कॉमा ए वेक्टर, क्योंकि लाइन कोऑर्डिनेट तो ऐसा ही होता है, ई कैप कॉमा ए वेक्टर। तो हमने इस लाइन का भी क्या किया कि इस लाइन का लाइन कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, ई कैप कॉमा ए वेक्टर। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी हमारे पास, देखिए आर इज इक्वल टू ई कैप क्रॉस ए वेक्टर प्लस लैम्डा ए कैप, तो उतार लिया। अब दोनों ही लाइन एक जैसी ही हैं, क्यों, सपोज सिंस 1 and 2 रिप्रेजेंट द सेम लाइन, देयरफोर अब दोनों सेम लाइन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर वेक्टर इज इक्वल समथिंग दिया हुआ है, दोनों ही सेम लाइन है। यहाँ पे देखिए एक लाइन एल है, उस पर ई गैप है, और यहाँ पे एक दूसरी लाइन है जो डी वेक्टर है, तो लाइन सेम है, दोनों लाइन सेम है। तो दोनों लाइन सेम है तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसको भी सॉल्व किया था, दोनों तरफ हमने ई कैप से क्रॉस प्रोडक्ट लिया था। सॉल्व करते करते हमने पहुंचा था कि जो ए वेक्टर आएगा इस लाइन के लिए वो आएगा ये सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, और जो ई कैप यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। तो लाइन कोऑर्डिनेट क्या होता है, ई यूनिट वेक्टर ई कॉमा ए वेक्टर। ई क्या है, ये आया है, ए क्या है, ये आया है, तो दोनों को रख देंगे। इस लाइन का क्या आ गया, लाइन कोऑर्डिनेट आ गया, बहुत आसान था। तो लाइन कोऑर्डिनेट में मैंने ये पढ़ाया था, ठीक है। ये पहला लेक्चर था और ये दूसरा लेक्चर था, तो 2 लेक्चर तक हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। तीसरे लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ फोर्स की बात की थी। तो मोमेंट ऑफ फोर्स में हमने क्या बताया था कि इस तरीके से डिनोट करेंगे, और क्या होता है, ओपी क्रॉस एफ होता है, ठीक है। तो ओ के अबाउट अगर इस लाइन एल पे फोर्स एफ लोकलाइज है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दिस पॉइंट ओ क्या होगा, ओपी क्रॉस एफ होगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे ओ डैश है, तब क्या करेंगे, तब मोमेंट ऑफ फोर्स तभी भी निकाल सकते हैं, ओ डैश के अबाउट निकालेंगे, ठीक है। तब मोमेंट ऑफ फोर्स ओ डैश के अबाउट निकालेंगे। और इसमें मैंने कहा था कि इसमें क्या आएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ तो पहले से ही आएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आएगा। एक्स्ट्रा क्या आएगा, ओ डैश ओ क्रॉस एफ आएगा, एक्स्ट्रा ओ डैश ओ क्रॉस एफ आएगा। एक्स्ट्रा क्या आएगा, ओ डैश ओ क्रॉस एफ आया था। तो अगर आपको इसको देखना है तो आपको थर्ड लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर आपको इसको समझना है और इसको समझना है तो आपको थर्ड लेक्चर देखना होगा, तो आप उसको रिवाइज करवा लीजिए। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया है डायरेक्टली, ये फॉर्मूला आप रट लीजिए, ठीक है। फोर्सेस इन 3 डायमेंशन अगर आपको पढ़ना है और सवाल लगाने हैं तो ये फॉर्मूले आप रट लीजिए, ठीक है। कुछ सोचिए मत, रट लीजिए। तो ये ओ डैश अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स है। फिर सिस्टम ऑफ फोर्सेस है हमारे पास F1 F2। अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही फोर्स F पे बात करी थी जो लाइन L पे लोकलाइज था। अब मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, तो F1 फोर्स भी है, F2 फोर्स भी है, F3 फोर्स भी है, Fn फोर्स भी है, जो जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट P1 P2 P3 और Pn रेस्पेक्टिवली है। तो अब हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं। तो इससे क्या होगा कि द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एबव सिस्टम ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ किस तरीके से दिया जाएगा। अगर एक ही फोर्स है तो किस तरीके से दे देते हैं, ओपी क्रॉस एफ। अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, F1 के लिए OP1 क्रॉस F1, F2 के लिए OP2 क्रॉस F2 मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट O, F3 के लिए क्या हो जाएगा, OP3 क्रॉस F3, और इस तरीके से डॉट 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 OPN क्रॉस FN फॉर FN फोर्स, ठीक। सब कुछ सम हो रहा है तो सम कर लिया, इसको समेशन के फॉर्म में लिख लिया, समेशन I OPI वेक्टर क्रॉस FI वेक्टर। इस तरीके से हमने लिख लिया था। ये क्या था, मोमेंट था, दिस इज योर मोमेंट अबाउट पॉइंट O, मोमेंट अबाउट पॉइंट O, ठीक है।
अगर मोमेंट ऑफ अबाउट पॉइंट ओ है तो मोमेंट ऑफ अबाउट पॉइंट ओ डैश भी निकाल सकते हैं। देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स सिस्टम, ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अबाउट है। यहाँ पे एक फोर्स नहीं है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए FI PI आ रहा है क्योंकि सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। अब आप ये मत समझिएगा कि ये वही मोमेंट ऑफ फोर्स है OP क्रॉस F वाला है, तो वैसा ही है, लेकिन अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए है। यहाँ पे एक सिंगल फोर्स F के लिए था, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस है कि एक ही फोर्स है, बताएंगे कैसे करना है। लेकिन डिनोशन जो रिप्रेजेंटेशन है दोनों का एक ही तरीके से, क्योंकि मोमेंट को तो हम इसी तरीके से दिखाते हैं। बस यहाँ पे पॉइंट बदल जाएगा, यहाँ पे O पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं कि P पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं कि O डैश पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं कि Q पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट देख रहे हो, बस ये पॉइंट ही चेंज होगा, बाकी रिप्रेजेंटेशन तो वही रहेगा मोमेंट का, ठीक है। फिर सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए जो मोमेंट अबाउट पॉइंट O आएगा वो क्या आएगा, बस O डैश O की जगह O डैश हो जाएगा, तो समेशन O डैश PI क्रॉस FI। अब जब मैं मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा रहा था, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा रहा था अबाउट पॉइंट O डैश, तो मैंने आपको बताया था कि O डैश P क्या होता है। तो O डैश P क्या होता था, O डैश O प्लस OPI, O डैश O प्लस OPI। फिर मैंने कहा था कि इसको अंदर ले लीजिए, फिर कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये आपका क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स है अबाउट पॉइंट O, तो ये मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस है अबाउट पॉइंट O, क्योंकि यहाँ पे FI फोर्सेस हैं जो कि PI पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस है अबाउट पॉइंट O, और ये प्लस O डैश O, और इस समेशन FI को मैंने कहा रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, इसको मैंने बोला रिजल्टेंट। तो कि ये F1 प्लस F2 कुछ ऐसा ही है। समेशन FI का मतलब होता है F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 FN। इसको मैंने बोला कि रिजल्टेंट बोल दो, तो इसको मैंने बोला रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट बोल दिया, तो रिजल्टेंट को लिखा R वेक्टर से। तो मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट O डैश क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट O प्लस O डैश ऑफ वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, जहाँ पे R आपके पास क्या है, एक रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट, ये गलत हो गया स्पेलिंग, थोड़ा सा स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, रिजल्टेंट, तो ये नहीं आएगा, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। फिर मैंने इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस की डिफिनेशन बताई थी कि अगर दो फोर्सेस हैं, दो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं S1 और S2, तो इन्हें हम इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस कब कहेंगे, जब दोनों का रिजल्टेंट सेम हो और दोनों का मोमेंट सेम आए अबाउट एनी पॉइंट, सो दे आर नोन एज इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो ये सब मैंने बताया था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लेक्चर नंबर 2 तक हमने लाइन कोऑर्डिनेट बात की थी, और थर्ड लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ाया था, ओके। फोर्थ लेक्चर में शायद मैंने ये वाला पढ़ाया था, मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स, और फिफ्थ लेक्चर में मैंने इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्स पढ़ाया था, जो मैंने भी आपको बताया कि कब इक्विवेलेंट कहे जाएंगे। ये देखिए कब इक्विवेलेंट कहे जाएंगे मैंने बताया था, ये पूरा मैंने बताया था आपको, ठीक है। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। और सिक्स लेक्चर जो हमारा आखिरी का लेक्चर था, दैट इज ऑन पॉइंट्स ऑफ डायरेक्शन थ्योरम, ये था हमारा लेक्चर नंबर 6। तो मेरी अभी की जो प्लेलिस्ट है वो इसी पर है, ठीक है, यहीं तक है। ये थ्योरम कहती क्या है कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं अगर किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं तो हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं, कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स, उसको हम एक सिंगल फोर्स पे रिड्यूस कर देंगे। सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगी भाई, हर एक फोर्सेस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते रह जाएंगे। अगर हमारे पास 5 फोर्सेस भी हैं, 5 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, अलॉन्ग एनी पॉइंट, ठीक है, 5 फोर्सेस हमारे पास एक्ट कर रहे हैं बॉडी पे, तो हम F1 के अबाउट अलग मोमेंट निकालें, F2 के अबाउट अलग मोमेंट निकालें, F3 के अबाउट अलग मोमेंट निकालें, F4 के अबाउट अलग मोमेंट निकालें, F5 के अबाउट अलग मोमेंट निकालें, तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि हम नेट मोमेंट निकाल लेते हैं, और जितने भी फोर्सेस हैं इनका हम क्या ले लेते हैं, इनका हम ले लेते हैं रिजल्टेंट ले लेते हैं, सिंगल फोर्स कर देते हैं, ठीक है। तो थ्रू एन आर्बिट्रेरी पॉइंट एंड अ कपल हुज एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट, हमने कहा कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम रिड्यूस कर देंगे, बताएंगे कैसे, तो यही पॉइंट्स ऑफ डायरेक्शन थ्योरम होता है। तो हमने ये सब पूरी कहानी बताई थी, आप लेक्चर नंबर 6 देखिए, बहुत अच्छे से बताया है मैंने। फिर मैंने कहा था कि जो आर वेक्टर है उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस FN, ठीक है। तो द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, FN वेक्टर थ्रू पॉइंट O, ये पॉइंट O के अबाउट देख रहे हैं अभी, इज गिवन बाय दिस। अब फिर मैंने कुछ कहानी वगैरह बताई थी कि F1 है तो O के अबाउट उसका, चूँकि कपल बनाना है तो कपल बनाने के लिए 2 फोर्सेस होने चाहिए, ठीक है। कपल बनाने का क्या होना चाहिए, अगर पॉइंट O है, F1 अगर इधर ऐड कर रहा है तो एक और होना चाहिए जिससे कपल बन जाएगा। अगर F1 अगर इधर ऐड कर रहा है
तो कुछ इधर ऐसे अपोजिट मोमेंट्स हैं, तभी तो हम एक कपल बना पाएंगे। तो कपल के लिए भाई कुछ रिमेनिंग फोर्सेस होंगे, तो कुछ जो रिमेनिंग फोर्सेस हैं इसके लिए आप पिछला लेक्चर जरूर देख के आइए। आप रिमेनिंग फोर्सेस तभी समझ पाएंगे जब आप पिछला लेक्चर देखे हो। तो रिमेनिंग फोर्सेस Fi एट Pi क्या होंगे, माइनस ऑफ Fi होंगे। मैंने बताया था कि इधर F1 ऐड कर रहा है तो इधर माइनस F1 ऐड कर रहा हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि n कपल्स बन जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूट n कपल्स, यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूट n कपल्स। फिर मैंने कहा था कि Mi अगर आपका मोमेंट ऑफ कपल है Fi, मोमेंट ऑफ कपल ऑफ Fi है एट Pi पॉइंट्स और माइनस Fi एट O है, ठीक है। कपल आपका Fi और माइनस Fi से बनेगा, ठीक है। Fi आपके पॉइंट Pi पे हैं और माइनस Fi आपके O पे हैं। आप डायग्राम देखिएगा, मैंने डायग्राम से बना के आपको समझाया था। तो हमने कहा कि जब हमने फोर्सेस या रिजल्टेंट निकाल ही लिया है, तो इतने सारे मोमेंट निकालने से अच्छा है कि हम इसको रिड्यूस कर दें और हम टोटल मोमेंट ऑफ कपल निकालें। हम क्या निकाल लें, टोटल मोमेंट ऑफ कपल निकालें। तो पूरा जो हमारा सिस्टम है वो r, m वेक्टर पे रिड्यूस हो गया था 8.2। यही होता है पॉइंसॉन रिडक्शन थ्योरम। और फिर मैंने कहा था, एक रिमार्क बताया था कि लेटर सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैव बीन रिड्यूस इनटू r, m वेक्टर एट O। A और O डैश के लिए क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे r डैश, m डैश हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने बताया था कि r वेक्टर बराबर r डैश ही होगा। r वेक्टर क्या है, r वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस है। तो O डैश के लिए भी r डैश क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ही होगा। मतलब यहाँ पे r वेक्टर क्या है, F1 प्लस F2 प्लस Fn। यहाँ पे भी r डैश क्या होगा, यही होगा F1 प्लस F2 प्लस Fn। कोई नई बात तो है नहीं। तो इसलिए r बराबर r डैश वेक्टर बराबर होते हैं। मोमेंट ऑफ कपल m डैश का मतलब है कि हम O के अबाउट टोटल मोमेंट निकाल रहे हैं, टोटल मोमेंट। तो ये कैसे लिखा जाता है, जरा देखो। ये लिखा जाता है m वेक्टर एट पॉइंट O प्लस O डैश O क्रॉस r वेक्टर। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि O डैश के अबाउट कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक आपको याद रखना है कि O डैश के अबाउट कैसे निकालेंगे, और एक आपको याद रखना है कि O के अबाउट मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ कपल एट O क्या होगा, ठीक है, और मोमेंट ऑफ कपल एट O डैश क्या होगा। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हमने क्या किया, इतने सारे ऐसे बड़े बड़े सिस्टम्स को जिसमें M1 M2 निकालना पड़ रहा है, Mn निकालना पड़ रहा है, तो हमने फोर्सेस का रिजल्टेंट ले लिया एक साथ, और जितने भी मोमेंट निकलेंगे अबाउट दैट पॉइंट हमने क्या कर लिया, उसका टोटल मोमेंट निकाल लिया, ठीक है। और r, m वेक्टर पर रिड्यूस कर दिया, r, m वेक्टर पर रिड्यूस कर दिया। सो दिस इज, तो रिड्यूस कर दिया है, तो इसे बोलते हैं हम पॉइंसॉन रिडक्शन थ्योरम, ठीक है। और हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे एट O डैश के लिए हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, थोड़ा डैश हो जाएगा। P आएगा तो कुछ और यहाँ पे हम बना देंगे, ठीक है। तो ये है हमारी कहानी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी को आगे हम बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। तो अभी हमने आपका रिवीजन करवा दिया है, तो इस 17-18 मिनट जो भी लगा है, 15-16 मिनट में देखिए आपने पूरे 6 लेक्चर का रिवीजन करवा दिया है। और शायद मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन करवा दिया, हर एक पॉइंट को कवर कर दिया कि किस तरीके से हमने बताया था। कुछ चीज़ें मैंने बोली कि आप देख लीजिए, लेक्चर देख लीजिए, तो प्लेलिस्ट को देख लीजिए, वहाँ पे बताया हुआ है। तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, जिसके कमेंट्स आ रहे हैं कि आगे के लेक्चर्स कब अपलोड होंगे। तो अपलोड होंगे, अब मैं आ गया हूँ तो अपलोड होंगे, आप लोगों ने कमेंट कर रखे हैं तो अपलोड होंगे, सबकी बातें सुनी जाएंगी। तो रेंच पढ़ेंगे, सेंट्रल एक्सिस पढ़ेंगे, ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो हमारे पास अब फोर्सेस एक नहीं है, सिस्टम ही रहेगा, यानी अब हम r, m पर ही चलेंगे, ठीक है। हम r, m वेक्टर पर ही चलेंगे, ठीक है। तो अब हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे ही सब स्टक रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सवाल भी होंगे वो इसी तरीके से आएंगे। सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऐड कर रहे हैं बॉडी पे, सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऐड कर रहे हैं बॉडी पे, कोई एक एक फोर्स पे नहीं आएगा। वो तो छोटे मोटे सवाल हो गए। BSc में तो सवाल आते हैं, गिने चुने आते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल के आते हैं, वही आते हैं जो टीचर करवाता है। लेकिन बच्चों को वहाँ पे मैकेनिक्स समझ में नहीं आती, क्योंकि बड़ा वैसा सब्जेक्ट है। कभी कभी मैथमेटिक्स में ऐसा पढ़ना बोरिंग सा लगता है कि क्या ही चल रहा है, ये R, ये M डैश, ये क्या O डैश क्रॉस R लिखा हुआ है, मतलब कुछ ही चल रहा है। ये यहाँ पे R डॉट M डैश बराबर R डॉट M हो गया है, तो बच्चों को नहीं समझ में आता है। इसलिए हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, कैसे क्या कहानी। मैं भी वही सोचता रहता हूँ पढ़ाते कि क्या किसी और कहानी के तरीके से कुछ और बना के आपको कुछ और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 डायमेंशन है।
थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि 3 डायमेंशन है तो बहुत सारे फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, कैसे समझाएं। 3 डायमेंशन को आपको थोड़ा बहुत फील भी करना होगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनना भी होगा। अगर आप ये दोनों काम कर लिए तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अगली वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 8 में, लेक्चर नंबर 7 था, लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे सेंट्रल एक्सिस। तो पहले रेंज नहीं पढ़ेंगे, सेंट्रल एक्सिस पढ़ेंगे। सेंट्रल एक्सिस के बाद हम रेंज पढ़ेंगे, पिच पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे। सेंट्रल एक्सिस क्या है? एक तरीके की इक्वेशन है, बताएंगे कैसे। तो सेंट्रल एक्सिस आपकी जो है एक तरीके की इक्वेशन है, वही इक्वेशन को हमें डिराइव करना है एंड दैट इज योर सेंट्रल एक्सिस का फॉर्मूला। तो सेंट्रल एक्सिस का डेरिवेशन आपका बीएससी वगैरह एग्जाम में आ सकता है कि सेंट्रल एक्सिस निकाल के दिखाइए सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए। तो इसके लिए आपको पहले सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस करना होगा। आर कोमा एम वेक्टर वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो किसी ओरिजिन पॉइंट पे ओ पॉइंट पे मैंने रिड्यूस कर रखा है आर कोमा एम पे। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपको रिड्यूस करना होगा और रिड्यूस करने के बाद आपको यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस की जो है इक्वेशन निकाल के दिखानी पड़ेगी। ये बेसिक में सवाल आते हैं ऐसे, और अगर सवाल नहीं आया तो उस पर एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए सेंट्रल एक्सिस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सेंट्रल एक्सिस का फॉर्मूला के लिए तो सेंट्रल एक्सिस से डिराइव कर लेते हैं, अच्छे से सेंट्रल एक्सिस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर फॉर्मूला याद करेंगे, तब मजा आता है पढ़ने का। अगर किसी चीज़ का प्रूफ अच्छे से समझ में आ जाए तो फॉर्मूला तो चलो हाँ ठीक है भाई, प्रूफ देख लेते हैं तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ऐसे ही फॉर्मूला रट रहे हैं तो भूल जाते हैं। तो थोड़ा बहुत प्रूफ अगर हम देख लेंगे तो माइंड में रहता है कि यहाँ कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव होता है और इसको डिराइव करने के लिए और कितने फॉर्मूले पीछे जो मैंने बताए हैं किन किन की ज़रूरत पड़ेगी वो भी आपको यहाँ पे हम बताएंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है वो तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ओडेस के अबाउट में क्या होता है मूवमेंट, ठीक है। ओ के अबाउट क्या मूवमेंट होता है, ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इतना रिवाइज करके आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सेंट्रल एक्सिस का जो है इक्वेशन निकाल रहे होंगे। उसके बाद फिर रेंज बताएंगे, फिर उसके बाद कुछ 1-2 थ्योरम है वो बताएंगे और फिर सीधे न्यूमेरिकल पर आएंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अब ये जो सीरीज़ है फटाफट जल्दी से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि 6 वीडियोज़ हैं तो 6-7 वीडियोज़ और ही होंगी, तो ज़्यादा वीडियोज़ नहीं होंगी इस चैप्टर पे, क्योंकि यूनिट बहुत छोटी सी है। तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो आज थोड़ा सा रिवीजन था, फिर से हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट होना था, क्योंकि मैंने भी क्या ही पढ़ाया था, बहुत टाइम हो गया है। आप देखेंगे कि वीडियोस काफ़ी टाइम से पड़ी हुई हैं और अब दोबारा रिकॉर्डिंग करना, तो एक बारी मैंने भी देख लिया कि क्या बताया था मैंने, किस तरीके से बताया था। शायद आप अब करंट कर पा रहे होंगे इतने टाइम बाद अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या वैसा ही पढ़ा रहा हूँ जैसा मैंने बाकी की वीडियोज़ में पढ़ाया है, तो कमेंट करिएगा। या कुछ पढ़ाई में जो पढ़ाने का जो तरीका है उसमें कुछ चेंजेस आया है तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है। कल सेंट्रल एक्सिस यानी अगले वाली वीडियो में हम सेंट्रल एक्सिस पढ़ेंगे। तो सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन को डिराइव करेंगे, फिर रेंज पढ़ेंगे, फिर पिच भी पढ़ेंगे। पिच भी एक पिच होता है, पिच जो है रेंज का होता है। तो रेंज देखिए, अब ये रेंज क्या है, ये रेंज वो नहीं है जो आप मैकेनिक वगैरह लेते हैं, वैसा कुछ रेंज नहीं है। तो ये रेंज वगैरह क्या है बताएंगे। तब तक ही मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।